हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से हैं और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो आपने अगर देखा होगा तो 3 सालों के क्वेश्चन हमने वहां सॉल्व किए थे, 2014, 2015 और 2016 के सवाल। आज हम 2017 से चालू करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि 2020 तक के सारे सवाल हो जाएँ। जिस तरीके का पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज़ उसे फॉलो कीजिएगा। सवाल को करने की अधिकतम चेष्टा कीजिएगा मेरे साथ में ही। सवाल आपको दिख ही जाता है तो कॉपी पेन अपने साथ में रखो, हाथों हाथ मेरे से पहले ही सॉल्व कर लो अगर न्यूमेरिकल आपको दिखाई देता है तो। हाँ, ये ध्यान में रखिएगा, वीडियो को एक बार देखो ताकि आपको वापस देखने की जरूरत ना पड़े। इस तरीके से देखिएगा। आप जिस तरीके से चैट करते रहते हैं, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेते रहते हैं, इस चक्कर में मेरे हिसाब से बहुत सारे सवाल रह जाएंगे। आप अपना टाइम भी लगा रहे हैं और चैटिंग में भी टाइम दे रहे हैं, फिर आप वापस से उस वीडियो को देखोगे या उस सवाल को सॉल्व करोगे। एक ही काम को करने में 2 बार समय क्यों व्यर्थ करना। एक बार में ही काम खत्म करो ना बच्चों, है ना। सवाल आपको दिखाई दे रहा है, आप अपना लॉजिक लगाओ और आप मेरे हिसाब से जल्दी काम कर लोगे। रीजन क्या है, मैं समझाते हुए काम करता हूं, जबकि आपको पहले से ही समझा हुआ है तो आप खुद जल्दी काम कर लोगे। और जब तक मैं सॉल्व कर पाऊंगा तब तक आप मैच कर लोगे कि भैया हाँ मैंने सही किया था या नहीं किया था। तो प्लीज़ इन कामों में थोड़ा सा समय कम लगाइए। हाय आप करिए, मैं भी आपको बिल्कुल हाय हाउ आर यू बोलता हूँ, वो ठीक है, वहाँ तक ठीक है बच्चों, और एंड तक बोलता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। लेकिन प्लीज़ कम से कम पढ़ाई अच्छे से कीजिए, है ना। ये जो टाइम लगा रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2 ही महीने बचे हुए हैं। हाँ भाई, वापस से बोल रहा हूँ, 1-1 नंबर के 3 सवाल एग्जाम के अंदर आएंगे, लेकिन ये भी चांसेस हैं कि 2 नंबर का 1 सवाल आ जाए और 1 नंबर का 1 सवाल आ जाए। तो टोटल 3 तो अभी यहाँ से भी बैठ रहे हैं, है ना। हाँ, 2017 का पेपर है, इसमें 14वें नंबर का सवाल 2 नंबर का है जो कि मेरे को लगता है न्यूमेरिकल है, और 28वां सवाल जो 4 नंबर का है। देखते हैं। देखिए 14th क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर ही दिखाई दे रहा होगा। क्या है ये सवाल। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 8 पिकोफैरेड है। ये पिकोफैरेड है, कैपिटल पी लिख दिया है उन्होंने, जबकि स्मॉल पी आना चाहिए। तो हमने बोला कि वायु में संधारिता कितनी है, 8 पिकोफैरेड। पिको का मतलब 10 की घात -12 होता है बच्चों, है ना। ओके, सवाल तो आ ही जाएगा। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो पहले अपन इस चीज को समझते हैं कि ये वास्तविकता में है क्या। ये एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी है और ये कितना है, 8 पिकोफैरेड है। अब क्या बोल रहा है, पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा करने पर। तो यहां पर पहला केस चालू किया, केस फर्स्ट। पट्टिकाओं के मध्य की दूरी आधी करने पर क्या होगा, दूरी को आधा करो तो नई धारिता सी डैश हो जाएगी, और वो क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी बाई 2, इतनी ही होगी। चलिए, तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। डन हो गया क्या बच्चों, क्लियर है। चलिए, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, इसका मान कितना है, 8 पिकोफैरेड। तो सी डैश का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणा 8 पिकोफैरेड। कितना हो गया, 16 पिकोफैरेड। डन हुआ। ये पहला केस था। अभी इसमें आगे और है ना। ये मेरे सवाल पहले से ही पढ़ा हुआ था बच्चों। इनके बीच 5 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ पूर्णतः भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। अब देखो, इतना कर दिया और बोल रहा है कि पूर्णतः एक माध्यम भर दिया, तो धारिता क्या हो जाती है, तो हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर इंटू सी नॉट हो जाती है। जबकि यहाँ पे सी नॉट की जगह क्या यूज करोगे, सी डैश, क्योंकि इस वाले संधारित्र में उसने काम किया है ना। 1 मिनट रुकिए बच्चों। हाँ भाई बच्चों, नीचे कोई आ गया था, इस कारण मेरे को थोड़ा सा गैप देना पड़ा। ओके, देखिए, हाँ क्या बोल रहा था, 5 परावैद्युतांक का कोई माध्यम रख दिया उसने, तो धारिता क्या हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। किसकी 5 गुनी, उसकी 5 गुनी भैया, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 5 और सी डैश का मान कितना था, 16 पिकोफैरेड। 16 पंजों कितना, 80 पिकोफैरेड। ये फाइनली होगा, है ना।
पहले तो इसका दुगना हुआ क्योंकि उसने प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर दिया था, और फिर 5 गुना हो जाएगा उसका, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 10 गुना हो चुका है। प्रारंभ का कितना? 10 गुना हो चुका है। यही तो है भैया। क्लियर? चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। उतार लीजिए इसे अच्छे से। अब देखिए अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। 28वें नंबर का सवाल। ये सवाल इसका एक पार्ट तो अपने कोर्स में है नहीं, वन डी ग्राफ जनित्र जो है वो कोर्स में है नहीं बच्चों। जो पहला पार्ट है वो देखिए इसका। स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम लिखिए। आप सभी को पता है क्या था? क्या भाई? फाई इज इक्वल टू समीशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो था। तो ये अच्छे से लिखिएगा, अपन ने लास्ट वीडियो में इसे डिस्कस भी किया है अच्छे से। फिर अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। आवश्यक चित्र भी बनाइए बच्चों, बता चुका हूं लास्ट वीडियो में, अच्छे से मैंने समझाया था आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये तो क्लियर हो गया। आगे चले। 2017 का, ओके, ये फिर कौन सा सवाल था? 17 का ही ये है, ओके, पूरक परीक्षा का है ये। पूरक मतलब सप्लीमेंट्री हो गई, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का। अब इसके अंदर सवाल देखो कैसे पूछे गए। एक सवाल फर्स्ट, 14th और 25 इस तरीके से पूछे गए। 1 नंबर का एक सवाल, 2 नंबर का एक सवाल और 3 नंबर का एक सवाल, इस तरीके से उन्होंने किया है। तो पहला है, क्षेत्र का उपांत प्रभाव क्या है? उपांत प्रभाव संधारित्र वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट था बच्चों, है ना। क्या बताते हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ था कि ये प्लेट प्लस की है संधारित्र में और ये प्लेट माइनस की है। प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक समान होता है, जबकि किनारों पर यह विद्युत क्षेत्र वक्रीय एवं असमान होता है। यही क्या कहलाता है? उपांत प्रभाव। इसे लिखने का तरीका क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र की किनारों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होने के कारण यहाँ विद्युत बल रेखाएं वक्रीय एवं विद्युत क्षेत्र असमान हो जाता है। यही प्रभाव उपांत प्रभाव कहलाता है। समांतर प्लेट की गणना हेतु या समांतर प्लेट संधारित्र की कार्यविधि को पढ़ते हुए इसकी उपेक्षा की जाती है, इसे नगण्य माना जाता है, ठीक है। तो ये उपांत प्रभाव था बच्चों, है ना। ये वक्रीय हो जाती है ना, बल रेखाएं वक्रीय हो जाती हैं, यही उपांत प्रभाव है बच्चों। और कौन से नंबर का? 14th नंबर का भी एक क्वेश्चन है, शायद न्यूमेरिकल हो, शायद हो। अब ये सवाल जो हैं ये चांसेस कम है कि आए, लेकिन तो भी एक बार के लिए समझ लीजिए। क्या बोल रहा है कि समझाइए कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, पहला। दूसरा, चालक के समस्त आयतन में स्थिर विद्युत विभव नियत रहता है, दूसरा। ठीक, तो अब समझते हैं इस चीज को। बहुत सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं इस सवाल में। देखिए, तो हमने क्या बोलना है? हमने सबसे पहले लिखा कि किसी चालक से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स है बच्चों, अंदर अगर हम देखें, अंदर की बात करें तो अंदर कितना कोई आवेश होता ही नहीं है, तो अंदर विद्युत फ्लक्स भी कितना होगा? 0 होगा। ठीक, तो हमने बोला चालक के अंदर, चालक के अंदर समीशन Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? 0 होता है। समीशन Q 0 होता है तो फाई भी क्या होगा? 0 होगा। अगर फाई 0 है तो E डॉट ds सदिश भी क्या होगा? 0 होगा। चूंकि ds का मान 0 के बराबर नहीं है, अंदर का क्षेत्रफल 0 तो है नहीं, ठीक, तो फिर 0 कौन था? तो आंसर है E था। अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0 होता है। ये एक तरीका। B, अब आपको क्या देखना है कि चालक के समस्त आयतन में स्थिर विद्युत विभव क्या रहता है? नियत रहता है। तो ये एक सिंपल सा पार्ट है। आप सभी को पता है कि चालक का जो पृष्ठ होता है वह एक समविभव पृष्ठ का एक उदाहरण है ना। और हमें ये भी पता है कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र और ds क्या होता है? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये सभी को पता है ना, कि E की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा एक दूसरे के क्या होती है? लंबवत होती है। ये हमें पता है। वैसे भी विद्युत क्षेत्र वहाँ 0 होता है, ये भी हमें पता है। तो अगर मैं वो कॉन्सेप्ट यूज कर लेता हूँ बच्चों कि किसी चालक
की सतह से भीतर किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है। तो ये कैसे लिखा जाएगा? तो हमने बोला W A से B बिंदु तक लेके गए और वो क्या हुआ, तो आंसर है Q, और यहाँ पर A से B बिंदु तक लेकर के गए और किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है। तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। 0 इज इक्वल्स टू क्या? QVAB। इसका मतलब VAB बराबर क्या हो जाएगा? 0। आवेश को तो लेके गए थे तो आवेश शून्य नहीं था। VAB क्या हुआ? VB माइनस VA इज इक्वल्स टू क्या? 0। इसका मतलब VB बराबर क्या? VA। ठीक, आयतन वाला अंदर वाला भाग भी हो जाएगा और सतह वाला भाग भी हो जाएगा। इन दोनों पर विभव क्या रहता है? नियत रहता है। और आप फिर नीचे लिख दीजिएगा, अतः चालक जो है वह एक समविभव पृष्ठ का बहुत अच्छा उदाहरण है। इतना कर दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो ये एक पैटर्न, एक बेसिक सा पैटर्न था, बस हमें यूटिलाइज करना था प्रॉपर्टीज को, है ना। तो वहां से यूटिलाइज करोगे तो ये काम भी हो जाएगा। चलिए आगे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। देखिए अगला जो क्वेश्चन है संधारित्र को परिभाषित कीजिए। 25वें नंबर का सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। संधारित्र को परिभाषित कीजिए। संधारित्र के श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य धारिता का संबंध प्राप्त कीजिए। देखो तुल्य धारिता पहले भी आ चुका है और ये एक अच्छा सवाल है। और श्रेणीक्रम की ही तुल्य धारिता पहले भी थी, है ना। 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 वहां हमने डिस्कस किया। संधारित्र की परिभाषा में बच्चे दिक्कत कर देते हैं, बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि संधारित्र की परिभाषा क्या लिखे। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, अपनी बुक में तो बहुत अच्छी दे रखी है बच्चों, इससे बेहतर परिभाषा हो ही नहीं सकती। संधारित्र क्या है? एक युक्ति है। और ये युक्ति बनी कैसे? तो हम बोलते हैं एक चालक है, उस चालक का आकार हमें परिवर्तित नहीं करना है, उसके आवेश को परिवर्तित नहीं करना है और उसकी धारिता को बढ़ानी है। ठीक है, यही तो काम करना है। संधारित्र क्या है? एक अधिक धारिता वाली युक्ति है। उसकी अधिक धारिता बनी कैसे? चालक की धारिता तो निश्चित थी, उसकी धारिता को हमने बढ़ाया कैसे? तो हमने क्या किया था, हम बोल रहे थे कि उसके आकार को नियत रखते हुए या उसके क्षेत्रफल को नियत रखते हुए, उसके आवेश को स्थिर रखते हुए यदि उसका विभव कम कर दिया जाए तो उसकी धारिता ऑटोमेटिकली क्या हो जाती थी? बढ़ जाती थी। अरे बच्चों यही तो था, C = Q/V। हम आवेश में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, लेकिन अगर विभव को कम कर दिया जाए तो धारिता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक, यही कॉन्सेप्ट तो संधारित्र का है और यही परिभाषा है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है वो समझिए। संधारित्र वह युक्ति है जिसमें किसी चालक के क्षेत्रफल को नियत रखते हुए आवेश को स्थिर रखकर विभव में कमी करके उसकी धारिता में वृद्धि की जाती है। सामान्यतः संधारित्र का उपयोग ऊर्जा एवं आवेश संचय में किया जाता है। काम खत्म, इतना लिख दिया, अच्छी परिभाषा बैठ गई हमारी, है ना।
चलिए, तो ये सवाल भी हो गया। तो 25वें नंबर का सवाल यहाँ पे अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये था 2017 का पूरक परीक्षा मतलब सप्लीमेंट्री का पेपर। अब देखिए 2018 में सवाल क्या आए हैं, ये उतार लोगे। संधारित्र की परिभाषा अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि बड़े सवाल में भी संधारित्र की परिभाषा आ सकती है कि संधारित्र किसे कहते हैं। देखिए 2018 इसमें 1 नंबर का एक सवाल आया है, और देखिए क्या बोल रहा है। दो बिंदु आवेशों के मध्य सुचालक माध्यम होने पर आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल का मान कितना होगा। आप सभी को पता है कितना होगा, सभी को पता है। ये पहला सवाल बहुत सिंपल है 2018 का। क्या होगा, तो देखिए माध्यम के कारण दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है, F0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R। यही होता है, कम हो जाता है, सीधी सी बात है, बल कम होता है। फिर वो क्या बोल रहा है, चालक माध्यम रख रहे हो, सुचालक रख रहे हो, तो चालकों के लिए परावैद्युतांक का मात्रक कितना होता है, अनंत होता है। तो ये हो जाएगा F0 डिवाइडेड बाय अनंत, जो कि मान कितना आएगा, 0। ये आपकी किताब का बकायदा सवाल है बच्चों, ये किताब का सवाल है, ये 1 नंबर का सवाल था। अब 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है वो देखिए। ये लो, गोलीय संधारित्र क्या बोल रहा है वो, एक गोलीय संधारित्र के बाहरी व भीतरी गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 1 मीटर तथा 75 सेंटीमीटर हैं। देखो गोलीय संधारित्र के लिए दे रहा है वो, और बड़े वाले गोले की त्रिज्या मैं R1 मान रहा हूं, और ये 1 मीटर है। छोटे वाले गोले की त्रिज्या R2 है, जो 75 सेंटीमीटर मतलब 0.75 मीटर लिख दूं क्या, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इन गोलों के मध्य क्या रखा गया है, एक माध्यम रख दिया गया है, और उसका परावैद्युतांक कितना है, 18 है। संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। बड़े गोले की त्रिज्या में से छोटे गोले की त्रिज्या को घटाना होता है, इस चीज को ध्यान में रखना। ये तो है निर्वात में। जैसे ही आप माध्यम की बात करते हो तो यहाँ पे एप्सिलॉन R लग जाता है क्या। चलिए ये चीज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, नीचे के लगा दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R1 R2 डिवाइडेड बाय नीचे के लग दो। न्यूमेरिकल में यही काम करना है ना, ऐसा कर दीजिएगा। एप्सिलॉन R का मान कितना, 18, R1 का मान कितना, 1, R2 का मान 0.75, फिर K का मान कितना, 9 गुणा 10 की घात 9, फिर R1 माइनस R2 मतलब 1 माइनस 0.75। कैलकुलेशन मेरे हिसाब से इजी है, 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0.75, ऊपर तो नीचे 10 की घात 9 था, ऊपर जाएगा तो 10 की घात -9 हो जाएगा। 1 में से 0.75 को घटाओ तो 0.25 आएगा। देखो एक पर्टिकुलर नाभिक वाले में था, और मैंने कॉमन लिया था, कॉमन लेने के बाद में बीच में माइनस लिखना चाहिए था, मैंने गुणा लिख दिया, और काम मैं माइनस से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में माइनस ही चल रहा है, लेकिन वो लिखते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई लिख गया। बच्चा बोला कि सर 0.95 इंटू 0.86 बराबर 0.9 कैसे होता है, मेरे को समझाओ। तो मैंने उस बच्चे को बोला, भाई समझ, गलती से लिख दिया है ना, मैं ऊपर से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि 0.95 में से 0.86 को घटाओ, मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ लगातार, मैंने बोला, उसके ऊपर गौर नहीं किया। उसने किस पे गौर किया, ये यहाँ पे सर ने गलती कर दी है, लिखो इसे कमेंट में, लिखो। दे बताओ, मेरी गलतियाँ निकाल रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सुन लो, ठीक है। तो ये 3 आएगा, कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 6 आएगा, 10 की घात -9 लिख लीजिएगा। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है ना, F लिख दीजिएगा। इसमें भी कोई गलती हो तो देख लेना, लिख देना कमेंट में, ओके। ऐसी मिस्टेक हो सकती है ना, जब आपको पता है कि बहुत जल्दी काम करवाना है। हालांकि मैं इतनी जल्दी करता नहीं हूँ, तो भी हो जाता है कई बार। हो गया, ये कंप्लीट हो गया। हाँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ डेटा बचाने के चक्कर में जल्दी से काम करने की कोशिश करता हूँ कि जितना बड़ा वीडियो बनेगा उतना ज़्यादा डेटा जाएगा। पता चले वीडियो अपलोड करते करते डेटा खत्म हो गया, लेकिन वीडियो अपलोड नहीं हो रहा। ओके, तो ये हो गया 14th क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट जो है, मेरे हिसाब से 28 वाला बताया था मैंने आपको।
हाँ भाई 28 वाला क्वेश्चन। 28वां सवाल, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। पहले ही करवा चुका हूं, आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा। एक विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। निरक्ष रेखा आपको पता है, अपन ने इसका डेरिवेशन मैंने आपको बताया था, लास्ट वाला वीडियो ही था शायद, उस वाले में अपन ने इसको डिस्कस भी किया है। आवश्यक चित्र भी बनाइए बच्चों, कर चुके हैं अपन। ठीक, इसका दूसरा पार्ट देखिए, विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। एग्जाम में नहीं आएगा इस बार। एक आवेशित गोलीय कोश के कारण, गोलीय कोश को हटा दो और अचालक गोले का डेरिवेशन ध्यान में रख लेना। अचालक गोले के बाहर और अंदर विद्युत विभव ज्ञात कीजिएगा और इसका ग्राफ अच्छे से बनाना है बच्चों। अचालक गोले के अंदर वाला जो है बच्चों वो दिक्कत देता है बच्चों को, तो मैं अंदर वाला विभव बता देता हूं कि अचालक गोले के अंदर विभव कैसे ज्ञात करते हैं। ये डेरिवेशन एक बार के लिए वापस से देख लीजिए। अचालक गोले के अंदर विभव कैसे ज्ञात करना है, तो डायग्राम देखिए। ये अचालक गोला, ये केंद्र, अनंत से आवेश को लेकर आया जाएगा सबसे पहले सतह पर और सतह से फिर अंदर किसी बिंदु पर। दो भाग हैं इसके, पहले सतह पर और फिर अंदर। सतह है कैपिटल आर दूरी पर और वो बिंदु स्मॉल आर दूरी पर। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये पी बिंदु है जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। और ये अचालक गोला था इसलिए आवेश ऐसा। डन, कोई दिक्कत नहीं है, काम करना चालू करते हैं। तो हमने बोलना है बच्चों, विभव V बराबर हो जाएगा क्या, आवेश को अनंत से लेकर के आ रहे हैं कहाँ तक, स्मॉल आर दूरी तक लेकर के आ रहे हैं। और ये क्या होता है, E सदिश डॉट डी, आर सदिश होता है और माइनस यहाँ लगा हुआ होता है। फिर आप चाहें तो ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर हटा दीजिए, माइनस तो ऐसा का ऐसा, और मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि EDR ही लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसी से ही सारी कैलकुलेशन होगी, है ना। अब इसके दो भाग हैं, ये दो भागों में टूटेगा। कौन कौन से भागों में, तो हमने बोला है माइनस अनंत से लेकर कैपिटल आर, पहले सतह तक लेकर के आओ, और ये क्या हो जाएगा EDR। फिर चूंकि आप तोड़ रहे हो तो एक ब्रैकेट लगा लो, और फिर प्लस कैपिटल आर, सतह से कहां पर लेकर के आ रहे हो, अंदर लेकर के आ रहे हो, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, और क्या लिखो, EDR। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब इस माइनस को अंदर की ओर लेकर के जाओ, ठीक है। तो फिर यहां पर V क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस अनंत से लेकर कैपिटल आर EDR, और माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर और EDR। ठीक है ये बात। अब देखिए ये पूरा का पूरा भाग, ये पूरा का पूरा भाग माइनस के निशान सहित सतह पर विभव है। कहां पर विभव है बच्चों, सतह पर विभव है, जो हमें पता है कितना होता है, KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर होता है, माइनस सहित। बच्चे क्या करते हैं, माइनस को तो हटा देते हैं, इस वाले को लिखते हैं KQ बटा आर, और फिर उसके आगे माइनस और चिपका देते हैं, हो गया वही काम खत्म। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, माइनस सहित ये किसका विभव है, सतह का विभव है, तो हमने लिख देना इसकी जगह KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ठीक है ये बात, माइनस सहित विभव ये है, और ये डेरिवेशन करना पड़ेगा, यहां पर आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। कैपिटल आर से स्मॉल आर, E का मान कितना होता है, KQ स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, और ये क्या होगा, DR। जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर माइनस KQ डिवाइडेड बाय आर क्यूब, फिर समाकलन कैपिटल आर से स्मॉल आर, और ये हो जाएगा RDR। अब आपको ये पता होना चाहिए, घात एक है, क्या हो जाएगी, एक जुड़ जाएगी, और उतनी ही घात का क्या लगेगा, भाग लगेगा। अरे x की घात n का समाकलन करते हो तो क्या लिखते हो, x की घात n+1 बटा n+1, यही तो करते हो, है ना। तो हम वही तो कर रहे हैं, बस x की जगह r है, तो ये क्या हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R माइनस KQ डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और ये देखो जैसे ही समाकलन कर दो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये हटा देना भाई। ठीक, तो ये हो जाएगा r की घात 1+1 बटा 1+1, n का मान कितना था, 1 था। चलिए 1+1 होता कितना है, 2 होता है, तो हम भाई इतना तो डायरेक्ट लिख ही सकते हैं, कहां से लेकर कहां तक, कैपिटल R से स्मॉल r तक। अब क्या करना है, इस 2 को उठा करके बाहर पटको, पहला टास्क, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, तो 2 को उठा करके बाहर पटका, तो ये हुआ KQ, और यहां पर हुआ 2R क्यूब
डन। ब्रैकेट में देखो अपर लिमिट स्मॉल आर ही थी, तो ये आर स्क्वायर ऐसा का ऐसा, माइनस लोअर लिमिट कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिखो। ठीक है ये बात। चलिए लघुत्तम ले सकते हो क्या? लघुत्तम ले लो। कुछ कॉमन लेना चाहते हो? कॉमन ले लो। तो हमने लिखा के क्यू, क्या लिया? कॉमन। लघुत्तम क्या आया? इसका लघुत्तम क्या हो सकता है? 2r क्यूब भी हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये 2r क्यूब ऐसा कैसे रहने दो। आप चाहें तो r को कॉमन ले सकते थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर क्या बच जाएगा? तो चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं हो। कॉमन अगर ये ले रहे हो तो यहाँ पर हो जाएगा 1/r और यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बटा 2r क्यूब। अब ये कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप चाहे तो r भी कॉमन ले सकते थे, मैंने डेरिवेशन में r कॉमन लेकर के ही बताया है। ये देखो 2r क्यूब ले लिया, तो अब यहाँ पे देखोगे तो कितना बचेगा? 2r स्क्वायर बचेगा। तुमने बोला ये 2r स्क्वायर है माइनस, ये तो एक जैसा है, एक आएगा और एक को इससे गुणा करो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, माइनस को अंदर लेकर के जाओ तो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय 2r क्यूब। उम्मीद करता हूँ ये दिखाई दे रहा होगा, ये कटा नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखो 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई हो ना माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 3r स्क्वायर हो गया क्या? ठीक। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये कुछ ऐसा होता है के क्यू डिवाइडेड बाय 2r क्यूब, के क्यू डिवाइडेड बाय 2r क्यूब ब्रैकेट 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये कहाँ पर विभव है? अंदर विभव है। कहाँ पर? अंदर विभव है। ये केंद्र पर निकालने के लिए स्मॉल r की जगह शून्य कर दीजिएगा। अगर केंद्र पर पूछता है तो स्मॉल r की जगह क्या कर दीजिएगा? शून्य कर दीजिएगा। ठीक है ये बात। इतना काम करो, काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। डन करें इसे। ओके। अब वो उसका ग्राफ भी पूछ रहा है तो ग्राफ पता होना चाहिए। मैंने आपको ये चीज पहले भी समझाई थी। ग्राफ पहले भी हम जब विभव पढ़ रहे थे तब ग्राफ बनाया था, नहीं बनाया था क्या बच्चों? ग्राफ कैसा है अचालक का? ये स्मॉल r और ये विभव v, फिर ये अंदर वाला भाग था r इज लेस देन कैपिटल R, ये यहाँ पे कैपिटल R और r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ये सतह पर विभव को पहले ही मार्क कर लिया ऐसा, और केंद्र पर विभव होता है 3/2 सतह का विभव, यही होता है। और ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है बच्चों, यो ठीक है। ज़्यादा ओके, ये ऊपर चला गया, ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से नीचे ही जाएगा लेकिन वक्रीय रूप में। ठीक है, ऊपर से मत लेके जाना, ऐसा ही घटता हुआ, लेकिन बस सीधी रेखा मत लेना, है ना। इस तरीके से आप काम करोगे। ये VS लिख दीजिएगा, काम खत्म। ठीक, तो इस तरीके से आपको काम करना है, और काम अच्छा करें, वो नंबर नहीं काटेगा बच्चों। अपन ने ग्राफ भी बना दिया है। हाँ, तो गोलीय कोश को हटा दीजिएगा। गोलीय कोश की जगह हमें क्या काम करना है बच्चों? अचालक गोले के लिए वो सवाल तैयार करना है। ठीक है, तो ये 2018 का काम था। अब 2018 के सप्लीमेंट्री में क्या आया, मैं एक बार के लिए वीडियो चेक कर लूँ क्या सही तो चल रहा है सब कुछ। ओके, सही ही चल रहा है और वो कटा भी नहीं था। हाँ, अब देखो, मैंने जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं एबेसेडे वाले, और जो बुक के हैं वो तैयार कर लो। इसके अलावा कहीं से सवाल नहीं आ सकता, वहीं से आएगा। 2018 यहाँ पर भी पहला और 14 14 और 28वां सवाल आया है। 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, मतलब टोटल 7 नंबर का सवाल 2018 का। ये पूरक परीक्षा, एक मिनट, मैंने आपको पूरक वाला पहले करवा दिया 2018 में। पूरक वाला पहले करवा दिया है, मेन वाला पाया। देखिए पहला सवाल,
उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल प्रति कूलाम है। बताइए कि यह राशि सदिश है या फिर अदिश। देखो जूल प्रति कूलाम क्या है भाई, वोल्ट है, विभव है ना। तो हमने क्या लिखना था, हालांकि ये सवाल आना नहीं चाहिए। जूल मात्रक होता है कार्य का और कूलाम मात्रक होता है आवेश का। तो फॉर्मूला बना W/Q, जो कि V का भी है और VAB का भी है, मतलब विभव और विभवांतर दोनों का फॉर्मूला इसी तरीके से डिफाइन होता है। तो हम बोलेंगे वह भौतिक राशि विद्युत विभव अथवा विद्युत विभवांतर है जो कि अदिश राशि है। ठीक है, हालांकि ये सवाल आ नहीं सकता क्योंकि कोर्स में विद्युत विभव और विभवांतर को हटा दिया गया है। फिर 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है ये। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर विभव 50 वोल्ट है। गोलीय कोश के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। गोलीय कोश को हटा दो और अचालक गोला कर दो, इसको क्या कर दो, अचालक गोला। तो क्या बोल रहा है, अचालक गोले के पृष्ठ पर विभव कितना है बच्चों, 50 वोल्ट। वैसे भी गोलीय कोश और अचालक गोला एक जैसा बिहेव करेंगे बाहर, ठीक है, अगर बिंदु बाहर होता है तो। ये 14 नंबर का क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि सतह पर विभव KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R कितना दे रखा है बच्चों, 50 वोल्ट, जहां कैपिटल R बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर मतलब त्रिज्या से तो बाहर हो गया, मतलब गोले से बाहर हो गया, तो आउटसाइड की बात कर रहा है। आउटसाइड होता है KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r, और यहां विभव आपको ज्ञात करना है, वो मैं x मान करके चल रहा हूं। ठीक है, क्या करो, आपको ये x निकालना है, भाग लगा दो। जहां स्मॉल r का मान कहाँ कितना है, 20 सेंटीमीटर, भाग लगाया तो KQ से KQ कैंसिल हो गया। स्मॉल r कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो आपने लिखा है स्मॉल r तो ऊपर और कैपिटल R नीचे, बराबर क्या हो गया, 50/x। स्मॉल r का मान कितना था, 20 सेंटीमीटर, तो आपने लिखा 20 गुणा 10 की घात -2 और कैपिटल R का 10 गुणा 10 की घात -2, सेंटीमीटर है मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 50 बटे क्या, x, कैंसिल 2 रह गया, तो 2 बराबर हो गया 50/x। तो x बराबर क्या आ गया, 50/2 कितना, 25 वोल्ट। वैसे भी दूरी बटेगी तो विभव घटेगा ही, सिंपल सी बात थी। ठीक, तो इस तरीके से ये सवाल होगा। डन, कंप्लीट। चलिए इसके बाद में 28वां सवाल देखें इसका। हाँ, अट्ठाईसवां जो सवाल है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इज इक्वल्स टू होता है F डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, यही होता है। तो हम बोलते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करता है ना। एकांक आवेश पे लगने वाला बल ही क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करेगा। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है और फिर इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा। ठीक है, सवाल अच्छा था ये। और ई सदिश इक्वल्स टू क्या होता है, और अच्छा फॉर्मूला लिख करके आओ। ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इस फॉर्मूले को हमेशा यही लिख करके आए, यही फॉर्मूला लिख करके आए। विद्युत क्षेत्र का ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है जब परिभाषा पूछी हो तो, न्यूमेरिकल हो तो F/Q, है ना। अब इसके बाद में देखिए, एक आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल एवं विद्युत दाब का व्यंजक ज्ञात कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। इसका डेरिवेशन का लिंक मैं डाल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये ये दिक्कत आती है, इस वाले सवाल के अंदर दिक्कत आएगी क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा उनके लिए अलग है। मैं आपको तरीका बताता हूँ बच्चों, इसके अंदर ज़्यादा कुछ करना है नहीं। क्या बनाओ, एक चालक सतह बनाओ। ये ऐसी चालक सतह पर ने बनाई है ना, और इस चालक सतह के एक बिंदु बाहर ले लो और एक बिंदु अंदर ले लो। लेकिन ये बिंदु इस तरीके से लिए जाते हैं कि चालक सतह के बिल्कुल पास में, यहाँ पर ही है, यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बना दूंगा तो मैं काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से इसको यहाँ लगा दिया। लेकिन हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा पास में, दूरी है ही नहीं इन दोनों। चूंकि चालक सतह है और आवेशित है तो फिर आवेश ऐसा मान लो, सतह पर समान रूप से वितरित होगा। और किसी चालक का जो कुल विद्युत क्षेत्र होता है सतह का, वो सिग्मा/ε0 होता है।
चाहे सतह कैसी भी हो। ठीक, तो हमने बोला कि इस सतह के दो भाग करो, ऐसा ए बी या फिर पी क्यू या फिर ए बी। अब यहां पर अगर इन बिंदु इसको ए बी लिख लो, ए बी लिख लो, ये ए बी भाग हो गया ना। ये बिंदु P1 है, ये वाला बिंदु P2 है। किसी भी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है जबकि बाहर शून्य नहीं होता। तो हमने बोला इस छोटे से भाग के पास में dq आवेश है और dq आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है E1, जबकि ये जो पूरा आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र है E2 और वो भी ऐसा बाहर की ओर है। ठीक, प्रतिकर्षित करेगा प्लस का आवेश, जबकि अंदर अगर आप देखोगे तो ये वाला आवेश तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब E1 इस तरफ है, जबकि ये पूरा का पूरा आवेश वापस से इसको प्रतिकर्षित करेगा तो ये इस तरफ फेंकेगा, ये E2 इस तरफ है। अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत है जबकि बाहर विद्युत क्षेत्र की दिशा समान है। ठीक है, और बाहर वाले बिंदु के ऊपर ही विद्युत दाब ही क्या होगा, सतह का विद्युत दाब होगा। क्यों? क्योंकि ये बाहर वाला बिंदु बिल्कुल सतह पर ही स्थित है, ऐसा है। ठीक, हमें यहाँ पर अंदर क्या पता होता है, तो हम बोलते हैं E इनसाइड 0 होता है ना, और E इनसाइड का फॉर्मूला कितना है, तो हमने बोला E1 माइनस E2 है। E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो फिर ये यहाँ से क्या आएगा, E1 बराबर E2 आएगा। एक तो ये, ठीक। फिर दूसरा, यहाँ पर P1 बिंदु के ऊपर अगर आप बात करोगे, ये तो P2 बिंदु पर था, और अगर P1 बिंदु पर बात करें तो P1 बिंदु सतह पर है, इसलिए सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सतह के बिल्कुल पास में था इसलिए सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कितना, EP1 कितना, तो हमने बोला E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। E1 और E2 तो बराबर है और मेरे को E1 ही चाहिए, E1 या फिर E2 कौन सा, तो ये बात ध्यान में रखना, AB आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, AB आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र मैं E1 मान रहा हूं, ध्यान रखिए। AB आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ, E2। मैंने वहां पर जब डेरिवेशन किया होगा तो मैंने AB आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र यहाँ पर E2 लिखा होगा, ठीक है, जबकि इस वाले में मैंने E1 मान लिया है तो मैं E1 से काम करूंगा। अगर मैं उसी का ही बात करूं तो मैं यहाँ पर E2 लिख देता हूँ, जैसा मैंने कंफ्यूज नहीं करता हूँ, चलो ऐसा कर देते हैं। तो AB आवेश कितना है, AB के पास में DQ आवेश है, उस DQ आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, E2 है। ठीक, तो हमें E2 ज्ञात करना है बेसिकली। तो हमें E2 कैसे ज्ञात करना है, तो E1 की जगह भी E2 लिखो, क्योंकि तो दोनों बराबर है परिमाण में। ये तो मैं पूरा डेरिवेशन ही करने लग गया क्या। तो ये 2E2 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो फिर E2 बराबर कितना हो गया, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये शायद कट जाएगा। तो E2 बराबर आएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप बोलोगे कि सर इसकी क्या आवश्यकता थी, ठीक, आवश्यकता है बच्चों, क्या आवश्यकता है वो समझिए। हमें वैद्युत दाब निकालना है। वैद्युत दाब P इक्वल्स टू क्या होता है वो समझिए, F डिवाइडेड बाय A होता है, सभी को पता है। ठीक, अब अगर मेरे को दाब निकालना है या फिर फोर्स निकालना है, ठीक, सिंपल सा तरीका था, मेरे को क्या पता होना चाहिए था, F। और F क्या होता है, तो सिंपल सा है, F इज इक्वल्स टू होता है E डिवाइडेड बाय E इज इक्वल्स टू होता है F डिवाइडेड बाय Q। ये थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा है यहाँ पर, है ना। चलिए, चूंकि मेरे को सिर्फ इस छोटे से के कारण ही काम देखना था एक बार के लिए कि इसके ऊपर कितना बल लग रहा है, तो फिर आवेश भी सिर्फ इसी का ही देखा जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ AB भाग की, तो आवेश भी किसका देखा जाए, इस AB भाग का ही देखा जाए। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब हम FAB की बात कर रहे होते हैं तो ये आवेश था DQ और इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना, E2, यही तो है। तो DQ को किससे मल्टीप्लाई करोगे, E2 से मल्टीप्लाई करोगे। DQ है क्या, पृष्ठीय आवेश है, और इसे किससे ज्ञात करेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व से ज्ञात कर सकते हैं। क्या होगा भाई, DQ बराबर क्या होगा, तो हमने लिखा DQ डिवाइडेड बाय DA इज इक्वल टू सिग्मा होता है। तो DQ इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा इंटू DA होगा। क्लियर है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब मैं DQ लिखूंगा तो DQ की जगह एंड में कितना लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू DA। ये मैंने डेरिवेशन में किया है। तो फाइनली जब मेरे को बल की आवश्यकता थी जो कि इसी भाग का था, और ये एक छोटा सा भाग है, इसलिए हमने लिखा DF। या तो FAB लिख दो, या FAB नहीं लिखो तो फिर DF लिखो। और DF वास्तविकता में है क्या, DQ इंटू E2, DQ इंटू E2 है। DQ का मान कितना, सिग्मा DA, ठीक है, और E2 का मान कितना, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए DA का भाग लगा दीजिए,
तो ये क्या हो जाएगा डी एफ बटा क्या डी ए, भगवान करे ये कटे नहीं। और ये क्या हो गया सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये वैद्युत दाब है या नहीं है? एफ बटा ए, एफ बटा ए वैद्युत दाब आया नहीं आया? तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉजिक कहां से स्टार्ट हुआ। लॉजिक स्टार्ट होता है विद्युत क्षेत्र में। यहां पर बाहर विद्युत क्षेत्र निकालो इस आवेश के कारण, वो E2 था, E2 अपन ने निकाला। फिर विद्युत क्षेत्र का बल से कैसे रिलेशन है वो हमें पता होना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र और बल में रिलेशन ऐसा, बल का रिलेशन दाब से कैसा है, बल का रिलेशन दाब से कैसा है, ये दाब है ऐसा। तो ये चीजें फॉर्मूला पता होगा आपका काम हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं पता तो फिर कहां से काम होगा। हाँ, इसका संधारित्र में ऊर्जा, एक मिनट, संधारित्र में संचित ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? भाई संधारित्र को जब आवेश दिया जाता है तो क्या करना पड़ता है, बाह्य कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य उपस्थित विद्युत क्षेत्र में उसके आयतन में समान रूप से क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। यही क्या है, उसकी ऊर्जा है। वापस से, संधारित्र को आवेशित करने के लिए किसी स्रोत द्वारा किया गया कार्य ही उसकी प्लेटों के मध्य उपस्थित विद्युत क्षेत्र में या उसकी प्लेटों के मध्य उपस्थित विद्युत क्षेत्र में आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है ना, ऊर्जा के रूप में समान रूप से स्थिर वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालक गोलों को जोड़ने पर उनके विभवों में परिवर्तनों का अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये मैंने आपको बोला था कि ये सवाल अच्छा सवाल है ना, ये चीज एक अच्छी है। और धारिता वाला तो चैप्टर आता है, मैंने आपको पहले भी कहा था। अब काम कैसे करेंगे भाई? तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको उभयनिष्ठ विभव पता होना चाहिए। C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये पता होना चाहिए। ये कहाँ से आता है? तो हम बोलते हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत से कि पुनर्वितरण से पहले कितना आवेश है, पुनर्वितरण के बाद में कितना आवेश है, उससे ये आ जाएगा आसानी से। ये निकालने के बाद में विभवांतरों में परिवर्तन निकालोगे, डेल V1 और डेल V2। डेल V1 क्या होगा? तो हम बोलते हैं पहले गोले के पास में विभव ज़्यादा है तो उसमें आप करोगे V1 माइनस V, और दूसरे गोले में विभव कम था प्रारंभिक तो हम लिखेंगे V माइनस V2। यहाँ से आप वो काम करो और जब आप अनुपात निकालोगे तो ऑटोमेटिकली वो C2 बटा C1 आएगा। करके देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सवाल है, छोटा सवाल है। इसका नीचे वाला सवाल में तो भूल जाना, क्या अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र व दूरी के मध्य ग्राफ। अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य ग्राफ सभी को पता है। विद्युत क्षेत्र वाला ग्राफ बोल रहा है, विभव वाला नहीं। और अचालक गोला ऐसा ही ग्राफ था क्या? ये तो R इज लेस देन कैपिटल R, ये कैपिटल R और R इज ग्रेटर देन कैपिटल। बाहर, अंदर और सतह ऐसा लिख दीजिएगा। यहाँ पे समानुपाती होता है, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती में चलता है। ठीक, ES लिख दीजिएगा इसे। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। ये नीचे वाला सवाल रह जाता है, सामान्य तो बच्चों के देखने में ही नहीं आता, मेरे भी देखने में नहीं आता क्योंकि जगह नहीं है, गैप नहीं है, लेकिन काम तो करना है ना बच्चों। चलिए, तो ये हो गया मेरे हिसाब से अच्छा सवाल था बच्चों ये, है ना, और आने लायक सवाल है ये। हाँ, वो जो बल वाला सवाल है एक हिसाब से शायद नहीं भी आए, शायद बोल रहा हूं। हाँ, 2019 इसमें भी वापस से पहला, 14वां और 28वां सवाल ही है। पहला सवाल देखिए, 10 की घात -9 कूलाम के बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर दूरी पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। ये आप सभी को अब तक तो पता चल गया होगा। क्या भाई? विभव V इज टू KQ डिवाइडेड बाय R। K 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान जो वो बोल रहा है कितना, 10 की घात -9, सवाल दिख रहा है ना आपको, डिवाइडेड बाय R। R है 1, ये तो कट गया, कितना आएगा 9 वोल्ट। फिर 14th क्वेश्चन देखिए इसका, 2019 का 14th क्वेश्चन क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को परिभाषित करना है, अपन कर चुके हैं। समविभव पृष्ठ को परिभाषित करना है। समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। इस पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। इतना लिख दीजिएगा, काम खत्म, है ना। फिर 28वां सवाल देखिए। 28वां सवाल वाकई में बहुत बढ़िया सवाल था। इसका न्यूमेरिकल जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो न्यूमेरिकल मैं आपको, अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे ना संधारित्र वाले, उसमें दिख जाएगा। चलिए ऊपर वाला सवाल देखिए 28वें का।
गाउस का नियम लिखना है, आप सभी को पता है क्या होता है। अपरिमित आवेशित अचालक परत के कारण उसके नजदीक स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, आवश्यक चित्र बनाना है। अब ये बात ध्यान में रखना बच्चों, एग्जाम के अंदर कभी पट्टिका नहीं आया है तो आप चिंता भी न करें, पट्टिका आएगा भी नहीं, हमेशा अचालक परत ही आएगी, मतलब परत के लिए ही आएगा। और परत के लिए विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो वही डेरिवेशन अपने दिमाग में रख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई पट्टिका है या फिर पट्टी है या परत है ना, उनको पता नहीं चलता कि सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट वाला डेरिवेशन करना है या सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट वाला। बहुत सारे बच्चे पूछते भी है, टेस्ट में भी सवाल देते हैं ना, तो भी बच्चे पूछते हैं सर इसमें कौन सा करना है, सर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट वाला या सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट वाला। उन्हें परत पट्टिका इनसे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखो, एग्जाम के अंदर अचालक परत ही आएगा, मतलब आपकी कॉपी का पन्ना वाला सवाल, ये ऐसा, ये पन्ने वाला, और वो कितना है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट वाला है ना। ओके, तो ये सवाल 28वां, गाउस का नियम आप सभी को पता है, अचालक परत आप सभी को पता है कैसी दर्शानी है। ऐसा कर दीजिएगा, है ना, और बीच में ये क्या प्लस 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 दर्शा दो, ऐसा ही करेंगे। ये करने के बाद में ऐसा गोला दर्शाओ, डॉट 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 बना दीजिएगा, और ये 2r त्रिज्या का गोला होगा, r इधर का और r इधर का, तो 2r, सॉरी त्रिज्या नहीं, 2r लंबाई का वो बेलन होगा, बेलन, है ना। फिर यहाँ पर एक भाग यहाँ काटो, एक भाग यहाँ काट लो और एक भाग यहाँ काट लो। यहाँ पर चूंकि प्लस का आवेश है ना, विद्युत क्षेत्र और ds एक ही दिशा में होंगे, यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र और ds एक ही दिशा में होंगे, जबकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तो इसी दिशा में है भाई, विद्युत क्षेत्र तो फिक्स है भाई, जबकि ds इसका इस तरफ है। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री है थीटा का मान, इसे θ2 लिख दीजिएगा, ये θ1 और ये θ3, S3 S2 S1, है ना। ऐसा काम कर लीजिएगा, डायग्राम अच्छे से बनाए, मैं तो बहुत जल्दी में बना गया हूँ, लेकिन ये चीज़ अच्छे से बननी चाहिए। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना, सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू कितना, Q डिवाइडेड बाई, ठीक। ये बता करके आए थ्योरी में कि माना ABCD किसी ABCD नाम लिख लीजिएगा, ABCD किसी समरूप आवेशित अनंत विस्तार की अचालक परत का एक छोटा सा भाग है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट है। इतना काम कीजिए, और फिर जिसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना निम्न प्रकार की जाती है, या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना निम्न प्रकार की जाती है। गाउस का नियम लगाओ, इसके आगे तो कर लोगे। हाँ भाई, आवश्यक चित्र अपन बना चुके हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब ये थोड़ा सा देखने लायक बात भी हो गई। ओके, क्या भाई, क्या देखने लायक बात है, जब आप इस छायांकित भाग को अच्छे से गौर कर रहे हैं तो छायांकित भाग सिर्फ इतना है, और इसमें आवेश कौन सा है, एक तो है 2 माइक्रोकूलाम का और एक है माइनस का 1 माइक्रोकूलाम। तो छायांकित भाग में कितना आवेश रहा, सिर्फ और सिर्फ 1 माइक्रोकूलाम। तो फिर फ्लक्स का मान कितना होगा, आंसर है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q का मान 1 गुणा 10 की घात -6, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की घात -12। सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आए वोल्ट मीटर में मात्रक लगा दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना था। संधायित्व को परिभाषित कीजिए, इसका अगला सवाल बता रहा हूं। संधायित्व को परिभाषित कीजिए, कर चुके हैं। श्रेणीक्रम संयोजन, देखो तीसरी बार आ रहा है श्रेणीक्रम संयोजन, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है सोच लो, है ना। श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्यता रहता है, ये अपन कर चुके हैं। ये वाला सवाल मैं आपको बता चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप स्वयं कर भी लेंगे। देखो गौर करो, 1 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में है, 2 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर देखोगे तो 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड किस में आ गए, श्रेणी क्रम में आ गए हैं। श्रेणी क्रम में 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड को सॉल्व करोगे तो 1 माइक्रोफेरेड, तो ऊपर वाले भाग की धारिता हो गई 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है। नीचे वाले भाग में आओ, 4 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड कितने में चले गए हैं, समांतर क्रम में है, 8 माइक्रोफेरेड हो गए। 8 माइक्रोफेरेड ऊपर, 8 माइक्रोफेरेड नीचे, श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो ऊपर 1 माइक्रोफेरेड, नीचे 4 माइक्रोफेरेड, समांतर क्रम में है, टोटल आ जाएगा 5 माइक्रोफेरेड। इस तरीके से सॉल्व होगा। देखो मैंने आपको वैसे ही बता दिया है, उम्मीद करता हूं आप खुद कर लोगे इस सवाल को, इजी है ये सवाल। चलिए 2020 और आज का अंतिम भाई,
इस वाले सवालों को शायद आप इतना इंपॉर्टेंट न माने तो भी देख लेते हैं। पहला सवाल इसका जो आया है वो देखिए। पहला सवाल है माध्यम के परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए। ये एक अच्छा सवाल है। इसे आप एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या डिफाइन करें, एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम। किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात ही क्या होता है, परावैद्युतांक कहलाता है। यह मात्रकहीन राशि है, ठीक, मात्रकहीन विमाहीन राशि है। फिर इसके बाद में 14 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूं। ये ये पहली बार देखा जाए तो 2020 में उन्होंने ट्रैक चेंज किया था। पहली बार एक ऐसा सवाल आया था जिसके अंदर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए थे। हालांकि ये एक उदाहरण है। ये सवाल अगर आप देखेंगे तो ये आपकी बुक का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन 0.30 मीटर व्यास के एक वृत्तीय पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो मैं अगर इसे डायग्राम में बांधूं तो ये अनंत रेखीय आवेश वितरण हो गया और प्लस का मान लेता हूं, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। व्यास 0.30 दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो गई, 0.15 मीटर हो गई। या आवेश कितना है, क्यू का मान कितना, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, और चक्कर लगा रहा है वृत्तीय पथ पर। मतलब अभिकेंद्रीय बल का कॉन्सेप्ट तो यहीं आ गया। यदि रेखीय आवेश घनत्व इतना है तो इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात कीजिए। निहायत ही सिंपल सवाल था, देखा जाए तो बस उस समय दिमाग काम करना चाहिए था। एक बार के लिए तो हम भी अटक गए थे कि ये सवाल क्या दिया, लेकिन फिर जब चक्कर लगाता हुआ देखा तो अपने आप समझ में आ गया कि अभिकेंद्रीय बल का कॉन्सेप्ट तो लग गया है इसमें। तो हमने बोला कि लगने वाला विद्युत बल किसको संतुष्ट कर रहा होगा, अभिकेंद्रीय बल को संतुष्ट कर रहा होगा। विद्युत बल कितना लगेगा, तो हम बोलते हैं इसके विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल होता है QE बराबर क्या, mv² डिवाइडेड बाय r। ठीक है, हमें E पता है, किसी भी अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण E क्या होता है, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। तो इसको आगे सॉल्व किया, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना, Q इंटू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल r इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, mv² डिवाइडेड बाय r। r से r कैंसिल, हमें v निकालना था तो v² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 2k लैम्डा, और उसमें किसका भाग लगा, m का। v निकालना है ना, अंडर रूट लगा दो। Q का मान कितना, 1.6 गुणा 10 की घात -19। k का मान आप सभी को पता है 9 गुणा 10 की घात 9। लैम्डा का मान भाई साहब सवाल में दे रखा है अच्छे से, कितना है, 10 की घात -6। कितना, 10 की घात -6 अच्छे से दे रखा है ना। और m द्रव्यमान है, और जो सवाल में दे रखा है द्रव्यमान वही यूज करना है। कितना दे रखा है, 9 गुणा 10 की घात -31। इतना ही यूज करो, कैलकुलेशन बहुत इजी है। 1.6 गुणा 10 की घात -19, 2 और 9 गुणा 10 की घात 9, लैम्डा का मान कितना, 10 की घात -6 भाग 9 गुणा 10 की घात -31। इस चीज को सॉल्व करना है, और मेरे हिसाब से तो सारी रामायण शायद कटती हुई नजर आएगी। कैंसिल, 10 की घात 3 रह गया, 10 की घात 3 और ये हो जाएगा 10 की घात कितना, 16। 10 की घात -16 और 10 की घात -31 को सॉल्व कर लीजिएगा, और वो 2 गुणा 1.6 दिखाई दे रहा है, ये भी सॉल्व होने लायक है। तो सवाल इजी था, बस काम उस समय दिमाग में आना चाहिए था, है ना। और फिर अंतिम 28वें नंबर का सवाल देखिए। विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, जो नहीं आएगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु PR थीटा पर विद्युत विभव बच्चों, ये सवाल मैंने आपको छुड़वाया था कि इसके ऊपर इतना गौर कीजिएगा मत, क्योंकि लास्ट ईयर ही सवाल में आया है। और संधारित्र किसे कहते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। गोलीय संधारित्र का व्यंजक याद कीजिए। देखो गोलीय संधारित्र बच्चे कर भी लेते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, डायग्राम में और फाइनल रिजल्ट के अंदर मिसमैच खा जाते हैं। फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान रखो, डायग्राम में भी आपका R1 अगर पहले लिख रहे हो तो डायग्राम में भी R1 बड़ा ही होना चाहिए, बड़े वाले गोले की त्रिज्या होनी चाहिए। वो गलती यही पकड़ता है, आपने छोटे वाले गोले की त्रिज्या R1 लिख रखी है और जबकि यहाँ पे फॉर्मूले में R1 माइनस R2 कर रहे हो। नहीं भैया, बड़े वाले गोले की ही त्रिज्या डायग्राम में होनी चाहिए R1। ये गलती वो पकड़ लेता है,
है ना। अगर ये दोनों सही है तो वो ज़्यादा गौर नहीं करेगा गोलीय संधारित्र के ऊपर, ये मान के चलो आप, क्योंकि ये एक बेसिक गलती है जो बच्चे अमूमन कर जाते हैं, है ना। ये डायग्राम कैसा बनना चाहिए था, छोटे गोले की त्रिज्या R2 लिखनी थी आपको और बड़े गोले की त्रिज्या क्या करनी थी, R1 लिखनी थी। अब ये सही है, और फिर इसको भू संपर्कित कर दीजिएगा, इसको प्लस का इसको माइनस का आवेश दे दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आवेश को उल्टा भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, धारिता तो इतनी ही आएगी, बस थोड़ा सा विभव का मान एक स्टेप में चेंज करना पड़ेगा, वो बात अलग है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। सिंपल सा टास्क था, ज़्यादा दिक्कत वाला काम है नहीं बच्चों। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 7 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो या तो एक एक नंबर के 3 सवाल आएंगे, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या हो सकता है, 1 नंबर का 1 सवाल, 2 नंबर का 1 न्यूमेरिकल और 4 नंबर का 1 बड़ा सवाल, इस तरीके से आएगा। ये पैटर्न ध्यान रखिए, या तो एक एक नंबर के 3 सवाल और 4 नंबर का बड़ा सवाल, अदरवाइज 1 नंबर का 1 सवाल, 2 नंबर का 1 सवाल और 4 नंबर का 1 सवाल, इस तरीके से आएगा। चलिए, हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।